और उन्होंने आज पुलिस की पासिंग आउट परेड के साथ खिताब करते हुए पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि अमीर के हुक्म के बगैर किसी भी मुल्क बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर लड़ना जायज़ नहीं है और हम इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं और ये पाबंदी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिदीन नहीं है, ये गलत मुजाहिदीन है, जली मुजाहिदीन है, उनको मुजाहिदीन नहीं कहना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों के अंदर हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है और हम इसको कभी भी बाकायदा ना इसकी तरबियत दे सकते हैं, ना ही हम इसको इनकरेज कर सकते हैं। साथ उन्होंने कहा कि जहाद का ऐलान या इजाजत देना सिर्फ और सिर्फ रियासती अमीर का हुक्म है और अगर वो हुक्म नहीं दे रहा तो किसी ग्रोह या किसी फर्द का किसी जहाज के अंदर शामिल होना ये नाजायज़ भी है और इसके साथ साथ खिलाफ कानून भी है। उनका ये कहना था कि रियासती जो है जो अफगानिस्तान के जो अंदर जो रियासती लोग हैं या जो लोग अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर कतन ये उनको इजाज़त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जाके किसी किस्म का फसाद फैला सकें और अगर रियासत ने उनको रोका है और इसके बावजूद वो ये काम कर रहे हैं तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी और ये नाफरमानी भी है और जुर्म भी है। तो अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी मुद्दत बाद पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है कि उन्होंने टीटीपी के खिलाफ बाकायदा एक फतवा जारी कर दिया और हुक्म जारी कर दिया है कि आज से पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी अफगानिस्तान से नहीं हो सकेगी और अगर कोई अफगानिस्तान से जाके पाकिस्तान के अंदर जहाद करने की कोशिश करता है या वहां पे फसाद फैलाने की कोशिश करता है तो अफगान गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि अफगान गवर्नमेंट उसके खिलाफ जहाद करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसकी बैकग्राउंड जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने क्योंकि इंडिया के दांत खट्टे किए थे मई के शुरू में 10 मई को, तो उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि पूरी दुनिया से न सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ हो रही है बल्कि इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत की नजर से देख रही है। मैं देख रहा था कि कल जो अजरबैजान के अंदर फंक्शन हुआ है उसके अंदर तैयब अर्दगान साहब मौजूद थे और जब जनरल आसिम मनीर साहब खड़े हुए तो उन्होंने तैयब अर्दगान साहब ने अपना हाथ सीने के ऊपर रख लिया, दिल के ऊपर रख लिया। तो ये चीज़ साबित करती है कि टर्की जैसा मुल्क जो फौजी लिहाज से और फौजी आलात के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं या उसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देखते हैं। पहले भी देखते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़र से देखते हैं और जब पाकिस्तान के सिपा सलार फील्ड मार्च खड़े होते हैं तो वो भी अपने सीने के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रख लेते हैं और टर्कों का दिल के ऊपर हाथ रखना बहुत ज़्यादा इज्जत देने के मुतरादिफ होता है। जब टर्क किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं तो अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। तो एक तो इंडिया की जो मरम्मत हुई है उससे अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कान हो गया, उन्हें महसूस हुआ कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं बख्शा, इतनी बड़ी पावर को इन्होंने रगड़ के रखती है तो हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक उन्हें गलबे का एहसास हुआ पाकिस्तान की तरफ से और दूसरा ये है कि चाइना क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है और चाइना ने जो अफगान वजीर खारजा है उसको चाइना के अंदर बुला के और साथ साथ जो पाकिस्तानी वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम है उनको बुला के एक सुलह का एक रवैया रखा है। तो अब एक ट्राइका बना है चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान का। तो इसका भी इफेक्ट है क्योंकि चाइनीज ने अफगानों को रोका है कि आइंदा से आपने पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल वक्त क्रिएट नहीं करना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करनी। तो उसका भी असर हो रहा है और यही वजह है कि इब्राहिम सदर जो यहाँ टीटीपी को और साथ साथ बीएलए को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर जाके पनाह गजीन होने पर मजबूर हो गए। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि अब अफगानिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टीटीपी को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाएगा और अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये पाकिस्तान की तरफ से आखिरी ऑप्शन या आखिरी वार्निंग अफगानिस्तान को दी गई है। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ और टीटीपी के साथ वही सलूक करेगा जो इसे करना चाहिए। तो अब आखिरी सिलसिला चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इसके साथ साथ तालिबान ने कुछ सूबे हैं अफगानिस्तान के जिनको मशरकी सूबे कहा जाता है, ये मशरकी साइड पे है, वहां से जो मुख्तलिफ वहां पे वारलार्स हैं और जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं उनके घरों में, उनके कैंप्स के अंदर छापे मार के 15,000 गाड़ियां और असला और बारूद और इसके अलावा जो बड़े हथियार हैं वो दरियाफ्त किए हैं। तो 15,000 बहुत बड़ा खजाना होता है और बाकायदा एक फौज होती है जिसके पास ये 15,000 इक्विपमेंट्स गाड़ियां होती हैं। तो इसके साथ साथ कई जगहों से ऐसा भी है कि छावनियां जिसके अंदर 3500 गाड़ियां, और ये वो गाड़ियां जो जंग के दरमियान इस्तेमाल हो सकती है और इनके ऊपर बाकायदा जो है वो तोपें लगी हुई हैं और इनके ऊपर बाकायदा जो बड़ी गन्स हैं वो लगी हुई हैं। तो ये सारी उन्होंने अपनी हिरासत में ले ली, अपने कंट्रोल में ले रही है। तो अब ये वफाक का हिस्सा बन गए और ये वो लो वारलार्स से जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। तो ये भी एक अच्छी खबर पाकिस्तान को मिली है। तो अब मुझे लगता है कि मशरकी बॉर्डर के साथ साथ मगरबी बॉर्डर जो वो भी पाकिस्तान का महफूज होना शुरू हो गया और इसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ अजरबैजान ने पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है और ये अजरबैजान वो मुल्क है जो इस वक्त इस जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। चंद मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दोस्ती का हक अदा कर दिया, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर अजरबैजान है। तो अजरबैजान ने बाकायदा इंडियन मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया था और इंडिया ने उसके बाद अपनी टूरिज्म जो थी उसको रोक दिया अजरबैजान के लिए, उसे नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया। साथ टर्की के अंदर भी जितने इंडिया से टूरिस्ट आते थे इंडिया ने उनको डिस्करेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अजरबैजान इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ के अजरबैजान की बड़ी मदद की थी। जब भी नकोरो
करापाक का इशू बना था आर्मीनिया के साथ, तो पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान का साथ दिया। सो फार सो 2020 में पाकिस्तान ने खुल के अजरबैजान का फौजी साथ भी दिया था और साथ साथ सियासी और सफारती साथ भी दिया था। तो इसका एहसास अजरबैजान को है, तो अब उसने रिटर्न करना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है, तो अजरबैजान ने अपनी कंपनीज को यहां भेजना शुरू कर दिया। तो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अजरबैजान की इस जमाने में अगर पाकिस्तान को मिल रही है, तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताया कि बुशा बीबी के साथ उनकी 30 दिनों से मुलाकात नहीं हुई और बुशा बीबी को सिर्फ इनकी सियासत की वजह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है। और साथ साथ उन्होंने सलमान अकबर साहब को कहा है कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान भी जाएं। और साथ साथ उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि कारकुनों कमर बांध लो, अनकरीब हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं और यह तहरीक मुल्क गिर होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अब इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर या किसी और जगह पे कोई तहरीक चला सकें, क्योंकि ये जो जंग है जो इंडिया के साथ हुई है उसने एस्टैब्लिशमेंट को बहुत तगड़ा कर दिया, बल्कि गवर्नमेंट को भी बहुत तगड़ा कर दिया। तो अब वो वक्त गुजर गया है कि इमरान खान साहब की जो धमकी होती थी उससे गवर्नमेंट लरस जाती थी या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई सुलह का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया जाता था। तो इमरान खान साहब इस मामले में मेरा ख्याल है अपना वक्त गुजार चुके हैं। अब इस किस्म की तड़ियां देने का, इस किस्म की धमकियां लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब की तरफ से इस किस्म की तहरीक चलाने का ऐलान होता है तो साथ ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब लोगों को महसूस होता है कि अब ये गीदड़ भभकियां जिनका कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर कुछ जहरीले केमिकल्स भरा हुआ एक बहुत बड़ा कंटेनर था, एक जहाज था, और ये जहाज डूब गया और ये जहाज केरला के साहिलों के अंदर वहां पे डूबा और इसके अंदर कोई 640 कंटेनर थे, जिसके अंदर 13 ऐसे इंतहाई खतरनाक केमिकल से भरे हुए कंटेनर थे जो समंदर के अंदर डूब गए, जिसकी वजह से समंदर में केमिकल्स फैल गए और अब वहां पे समुद्री जो हयात है उसको भी नुकसान हो रहा है और साथ साथ जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो इससे जो इंडिया के बारे में एक तासुर था कि इंडिया बड़ी पावर है और उनके एसओपीज बड़े तगड़े हैं, तो वो एसओपीज सारे नंगे हो गए। तो अब ये साबित हो रहा है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता और उसके अपने एसओपीज जो हैं वो बड़े कमजोर हैं, जिसकी वजह से बहिरा अरब जो है उसके अंदर बाकायदा ऑयल फैल गया, उस वक्त केमिकल फैल गए हैं, जिससे दुनिया खासी परेशान है। लेकिन इंडिया ने बजाय इसके कि अपनी गलती का एतराफ करता, उसने कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारे ऊपर केमिकल अटैक हुआ है। तो इंडिया को चाहिए यह था कि वो अपनी गलती को तस्लीम करता और कोई ऐसे तगड़े किस्म के एसओपीज बनाता कि आइंदा इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन इंडिया ने उस तरफ जाने के बजाय इसके अंदर से भी साजिश तलाश करना शुरू कर दी है और इस वक्त अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वो अपनी गवर्नमेंट या अपने सिस्टम के ऊपर उंगली उठाने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि ये भी एक दहशतगर्दी हो सकती है, क्योंकि बैरूनी ताकतों को मालूम था कि हमारा एक जहाज आ रहा है जिसके अंदर बड़े खतरनाक किस्म के केमिकल हैं, तो लिहाजा जानबूझ के इसको डुबोया गया है और इसका ताकि इंडिया को नुकसान हो सके। तो बजाय इसके कि अपने एसओपीज को तस्लीम करता, उन्होंने उसको एक रंग देना शुरू कर दिया कि यह केमिकल हमारे ऊपर हमला है और इसका जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इंडिया को। तो इंडिया इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुकम्मल तौर पे ये उनकी नालायकी और नाहली है। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद आज तक वो अपने एसओपीज क्रिएट नहीं कर सके कि अगर इस टाइप का कोई बहरी जहाज आना है जिसके अंदर केमिकल्स हैं और 17 या 13 खतरनाक केमिकल्स के अगर उसके अंदर कंटेनर्स हैं, तो उसका ज़ाहिर है कोई एसओपीज होनी चाहिए थी और उसके मुताबिक उसका बाकायदा ख्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दूसरे कंटेनर्स आ रहे हैं तो उसके साथ साथ केमिकल्स के कंटेनर भी आ गए और गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल के लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं बनाया था, जिसका नुकसान ज़ाहिर है अब पूरे इंडिया को होगा और उसके साथ साथ जो दूसरे मुल्क हैं जो बहिरा अरब के अंदर जो पानी शेयर करते हैं उन सबको नुकसान होगा। लेकिन इंडिया ज़ाहिर है इसे किसी न किसी के खाते में डाल देगा। अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान का नाम अभी तक इंडिया ने नहीं दिया, वरना इंडिया के अंदर किसी जगह अगर गाड़ी की हवा भी निकल जाए किसी टायर की या कोई सिलेंडर फट जाए तो फौरी तौर पर कहा जाता है कि आईएसआई का काम है। तो इस मरतबा इंडिया ने आईएसआई का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है और इस साजिश का मकसद यह है कि इंडिया की ट्रेड मुतासर हो या फिर इंडिया की जो मर्चेंट नेवी है उसको मुतासर किया जाए। लेकिन है सिर्फ और सिर्फ नाहली। इसके साथ साथ जनाब जो राफेल त्यारा ज़ाहिर है पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 3 राफेल त्यारे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, उसके ऊपर अब फर्स्ट टाइम फ्रांस की फौज का ऑफिशियल वर्जन आ गया। उनके तर्जुमान से सवाल किया गया था कि क्या राफेल त्यारे इंडिया और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर गिरे थे या नहीं गिरे थे, तो उसका जवाब देते हुए फौजी तर्जुमान का यह कहना था कि जो 10 मई है या 7 मई है, इन दोनों दिनों में बहुत ज़्यादा त्यारे सरहदों के ऊपर उड़ते रहे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में त्यारे उड़े हैं। और इसके दौरान अगर कोई राफेल गिर गया, वो कहते हैं अगर कोई राफेल गिर गया, क्योंकि हम इंडिया से बात कर रहे हैं और इंडिया से जब तक मामला क्लियर नहीं होते हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई त्यारा गिरा है तो ये 20 साल के अंदर पहला त्यारा होगा राफेल जो गिरा है, क्योंकि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जहाज है, फाइटर जेट है, तो उसका गिर जाना जो है वाकई बहुत बड़ा वाकया है। तो अगर ये गिरा है वाकई और हमें इसकी तस्दीक हो जाती है तो फिर हम इसके बारे में कोई तस्दीक करेंगे। लेकिन साथ ही उनका यह कहना था कि इस इंसिडेंट से हमें बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए और हमें सीखना चाहिए इससे और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो इन बिटवीन द लाइन है इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, तो बहुत आसान काम था कि फ्रांस डिनाई कर देता कि हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा, क्योंकि ये त्यारे तो यार कैलकुलेटेड है। 36 त्यारे इंडिया के पास आए थे और उनको गिरने में कौन सा टाइम लगता है। दूसरा,
ये जो फाइटर जेट्स हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। जो ही अगर कोई त्यारा गिरता है तो पीछे जो मेन कम्युनिकेशन सेंटर है उसको फौरन पता चल जाता है कि हमारा एक त्यारा गायब हो गया या वो किसी हादसे का शिकार हो गया। अब ये दुनिया वो वाली नहीं है दुनिया के जाके आपने फिजिकली चेक करना है और एक एक पुर्जा चेक करना है कि कहीं जहाज के अंदर से पुर्जा निकला या नहीं निकला, ये हमारा ही जहाज गिरा, ये कोई और जहाज गिरा। तो अब ये दुनिया वो नहीं है। तो अगर तो जहाज ना गिरा होता तो फ्रांस ने आज इनकार कर देना था, उन्होंने कहना था जी नहीं इस टाइप की कोई कहानी नहीं है, सब बकवास है, हमने त्यारे गिन लिए हैं, हमें पता है हमारे जहाज कहां खड़े हुए हैं। तो ऐसी किसी जगह पे ना इंडिया ने क्लेम किया और ना ही फ्रांस की तरफ से क्लेम किया गया, बल्कि इंडिया की तरफ से जब भी ये सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते। बल्कि जब उनके वजीर सेक्रेटरी खारजा से पूछा गया था, जब उनके वजीर खारजा से पूछा गया था और जब उनके फौजी तर्जुमान से पूछा गया था या दफ्तर खारजा के तर्जुमान से पूछा गया था, तो उनका जवाब बड़ा सिंपल सा होता था कि जी ये सरदर्द हम नहीं बता सकते कि वो टॉप सीक्रेट है, इसका दुश्मन को फायदा हो सकता है। भाई अगर आपका त्यारा नहीं गिरा तो आप ये कह सकते नहीं हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा, हमारे त्यारे मुकम्मल है। लेकिन क्योंकि इंडिया नहीं बताना चाहता उसकी बेइज्जती है, और राफेल और फ्रांसीसी गवर्नमेंट भी नहीं बताना चाहती कि इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया के अखबारात में ये खबर छप चुकी है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वाकई इंडिया के अंदर राफेल त्यारे गिरे हैं।